सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। मेरा नाम है अभिषेक और कल हम लोगों ने अपने एक कोर्स को स्टार्ट किया था फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसमें हम बात कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोगों ने पहला लेक्चर जो था मैटर, उसका क्लासिफिकेशन और यूनिट कन्वर्जन जो कि केमिस्ट्री में हम यूज़ करने वाले हैं, उनको डिस्कस किया था। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा और इस लेक्चर के अंदर में हम कवर करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे। ये होगा हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक आज के लेक्चर में कवर करना हमारा टारगेट है। चाहे लेक्चर जो भी जितना लंबा भी जाए, जितना शॉर्ट जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा एक टॉपिक, डेडिकेटेड टॉपिक है आज का लेक्चर का, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और कल वाले टॉपिक में, यानी कल वाली क्लास में, हम स्टार्ट कर देंगे अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है। जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हर केमिकल इक्वेशन में हर लॉ को लगा पाएँ, लेकिन यस, जो हम लॉज पढ़ेंगे वो मतलब जो भी केमिकल इक्वेशन होगा उसमें कोई ना कोई वो लॉ लग रहा होगा। मतलब जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो हम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। दीज लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अपने को जो डिस्कशन करना है, टोटल 5 लॉज हम डिस्कस करेंगे। इवन हम 6 लॉज भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे एनसीईआरटी में 5 दिया हुआ है, लेकिन अलग टॉपिक करके एक मतलब एक्स्ट्रा लॉ भी है एक, जिसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला लॉ जो होता है दैट इज लॉ ऑफ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सेकेंड लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। फिफ्थ पढ़ेंगे गे लुजैक्स लॉ, गे लुजैक्स लॉ, ठीक है। वैसे तो इसके नीचे एक एवोगैड्रोस लॉ भी है, लेकिन अपने को ये 5 लॉ जो मेजर मैंने अभी लिखे हैं, इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक लॉ को स्टार्ट करते हैं और ये बहुत सिंपल है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। न्यूमेरिकल तो बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए अपने को लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा लेक्चर होगा, यानी जो टॉपिक पढ़ेंगे लेक्चर में, जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो देखो, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको दिया था सबसे पहले लेवोजॉयर ने, ठीक है। इसको दिया था लेवोजॉयर ने 1774 में, ठीक है। इसको हम लोग कई बार, मतलब बहुत सारा इसका दूसरा नाम भी है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। इसमें क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, ऑब्वियस है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये तो बोल ही दोगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं तो उसमें जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मीन्स mass is always conserved during a chemical reaction, during a chemical change mass is neither created nor be destroyed। मतलब आप एक्स्ट्रा मास ला भी नहीं सकते केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, और आप मास को मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, यानी आपका मास जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। इसीलिए कभी आपने देखा है, हम लोग जो छोटे क्लासेस में हम बैलेंसिंग सीखते थे, इवन आप अपने 11th क्लास में भी आप सीखोगे बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस। सो हम जब भी रिएक्शन को लिखते हैं तो हम बैलेंस कर देते हैं। क्यों? अगर हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। सो टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल में, नाइट्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा, कंडीशंस अलग अलग, टेम्परेचर प्रेशर वाली बात अलग है, लेकिन हम सीधे बात करें तो क्या बनाएगा, ये अमोनिया गैस बनाएगा, NH3, ठीक है। तो अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे ही रख दोगे तो ये एक बैलेंस रिएक्शन नहीं है, तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लग पाएगा। क्यों?
N2 मीन्स कितना होगा 28 ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन था हमारे पास में, 2 ग्राम हाइड्रोजन था, टोटल मास कितना बन रहा है अमोनिया का, दैट इज 17 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट अगर आप देखो दिस इज 30 ग्राम्स, ठीक है, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है 17 ग्राम। तो ये जो है डिफरेंस ऑफ 13 ग्राम ये कहाँ गया, क्योंकि हम जानते हैं ये तो 13 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है, हम 1 ग्राम को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही एक भी ग्राम को हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो ये जो तरीका हमने लिखा है ना एक रिएक्शन को जो लिखा है फिलहाल हम लोगों ने, ये इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी एक रिएक्शन को लिखेंगे तो रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करेंगे। जैसे इसी रिएक्शन को हमें कैसे लिखना चाहिए, बैलेंस करके N2 प्लस H2 जो हम लोगों ने लिखा है बैलेंस कर देते हैं, इसने बनाया NH3, ठीक है, अमोनिया तो बनाया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब बैलेंसिंग मतलब क्या, ईच एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स, तो यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन के 2 एटम्स कर देने थे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स 6, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 लगा दिया। तो देखो ये अभी बैलेंस हो गया। अब देखोगे तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर आ जाएगा। देखो N2 यानी 28 ग्राम्स, ठीक है, 3H2 यानी 3 इंटू 2 ग्राम यानी कितना हो गया 6 ग्राम, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक होता है 17 ग्राम का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3 मिला के, यानी अमोनिया है 17, तो 17 इंटू कितना हो गया, ये टोटल मास बनाता है 34 ग्राम्स। और आप रिएक्टेंट में भी देखोगे तो 28 प्लस 6 ये भी कितना हो रहा है टोटल 34 ग्राम्स। तो यहाँ देखो मास का कोई डिफरेंस नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों ने रिएक्शन को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। सो ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग जो बोलते हैं रिएक्शन शुड ऑलवेज बी बैलेंस, बिकॉज अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो टोटल एटम्स बराबर नहीं होंगे, टोटल एटम्स बराबर नहीं होंगे तो कभी मास इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो ये जो लॉ है कहीं पे भी इसका एक्सेप्शन नहीं है एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब न्यूट्रॉन्स भी एक एटम में मास को कैरी करता है, मास बनाता है, और अगर किसी क्या कहते हैं किसी अगर एटम में से न्यूक्लियस निकल के चला जाएगा, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में होते हैं, न्यूक्लियस टूट गया तो न्यूट्रॉन्स निकल के चले गए, न्यूट्रॉन्स निकल के चला गया तो मास में डिफरेंस आ जाता है। सो एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हर जगह वैलिड है। मतलब अल्टीमेटली मैं अगर बोलूँ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आप एक चीज़ याद रख लो, क्या वो क्या बोलना है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to total mass of product. This is simple law of conservation of mass. आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन है 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। 0.58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो ऐसे करके चलो मैं एक क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ पे लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, बड़ा नहीं करते, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। तो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं आपको इस स्लाइड के एंड पे, यानी जो आपको स्लाइड जो मिलेगी अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, इस पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जस्ट आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैं इस वीडियो के एंड में भी उन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके डाल दे रहा हूँ ताकि आप उसको अटेम्प्ट करना, और कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तो उस क्वेश्चन को एज एन डाउट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, ये दिया है प्राउस्ट ने, प्राउस्ट, ठीक है। ये कब आया था अपने को 1799 में, ठीक है। अब देखो ये जो लॉ है प्राउस्ट ने दिया, और इसमें ये बात बोलता है, मैं पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या कहता है, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। मतलब एक केमिकल कंपाउंड जब भी बनेगा तो उसमें सेम एलिमेंट होंगे हमेशा साथ में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय मास, ठीक है। इसको मैं अपने लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो बोलने का मतलब क्या है, आप किसी केमिकल कंपाउंड को किसी भी मेथड से ऑब्टेन करो, चाहे किसी मेथड से प्रिपेयर करो, ठीक है, उसका जो मास का, उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसका जो मास होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा अदर एलिमेंट के साथ में। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप H2O है वाटर, आप ये वाटर कहीं से लेकर आओ, आप रेन वाटर लो, ठीक है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर लो, ठीक है, या फिर आप किसी नाले से ले लो यानी सीवेज का वाटर ले लो,
ठीक है, या फिर आप ड्रिंकिंग वाटर ले लो, सी से वाटर ले लो, देख रहे हो, या फिर आप इसको लैब में प्रिपेयर कर लो। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि आपने वाटर बनाया है, इट मीन्स वो हमेशा H2O होगा। इसमें H2O में जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो अगर हम देखेंगे तो फिक्स्ड मास से कंबाइन होंगे। जैसे हाइड्रोजन का मास टोटल यहाँ पे कितना है H2O में 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे 16 ग्राम। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो कितना आया 1:8। मतलब आप वाटर को किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो या फिर आप लैब में प्रिपेयर करो, लेकिन अगर आपने वाटर बनाया है तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो 1:8 का होगा, यानी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। आया बात समझ में? यही है छोटा सा लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैं फिर से बोल देता हूँ, इसको आपको लिखना है तो आप लिख लो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया है? प्राउस्ट ने दिया है 1799 में, और इसमें कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम नंबर, ठीक है, ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें आप देखो जरूरी नहीं कि H2O, आप CO2 पे बात कर लो, तो कहीं से भी आप CO2 लेकर आओ, किसी चीज़ को बर्न करो, आप इथेन को बर्न करो, मीथेन को बर्न करो, अगर CO2 ऑब्टेन आपने किया है तो कार्बन और ऑक्सीजन जो एटम है, जो एलिमेंट्स हैं, इनके अगर आप रेशियो को देखोगे तो एक कार्बन है यानी 12 ग्राम, और यहाँ पे अगर आप देखो 2 ऑक्सीजन है यानी 32 ग्राम। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखो तो 6:16 पहले आया, और इसको और छोटा करेंगे तो कितना आया 3:8। यानी कहीं पे भी बाई मास 3:8 का रेशियो अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है तो हमेशा कौन सा कंपाउंड बना रहा होगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा CO2। सो दिस इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन बाई प्राउस्ट। ठीक है, आई होप आपको जो ये मैंने बात बताया वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। इसमें अगर हम बात करें कोई ऐसा चीज़ है जहाँ पे नोट पॉइंट है जहाँ पे फॉलो नहीं होता है, यस, कंपाउंड्स हैविंग आइसोटोप्स। अब मान लो H2O है, उसमें ऑक्सीजन 16 वाला है, और कहीं पे वाटर है उसमें ऑक्सीजन 18 वाला है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे मास का रेशियो फिक्स नहीं आएगा। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें आप आइसोटोप्स का यूज़ कर रहे हो तो वो नहीं फॉलो करेगा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को, यानी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को। ठीक है, अच्छा, थर्ड जो लॉ है दैट इज, अब चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ में। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया? डाल्टन ने दिया है। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड क्लास, जस्ट ए सेकेंड, कुछ मुझे बाहर से आवाज़ आ रही है, मैं इसको एक बार दरवाज़ा अच्छे से क्लोज कर लूँ। ओके, सो जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है किसने दिया है? डाल्टन ने दिया है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में डाल्टन क्या कहता है? देखो, कहता है, मैं पहले हिंदी समझा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है समझने में। डाल्टन ने ये बोला कि अगर कोई एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स हैं लेट सपोज, ठीक है, और मिल के वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट्स हैं और वो मिल के एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट होगा डिफरेंट मास वाला, वो अपने डिफरेंट कंपाउंड्स में सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होगा। वापस से इस लॉ में डाल्टन ने ये बोला, ठीक है। और अच्छा, ये डाल्टन ने जो लॉ दिया है वो कब दिया है? 1808 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई आपसे ईयर वैसे पूछता नहीं, ध्यान रखना होता है एज ए नोट्स का पॉइंट। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि अगर कोई 2 एलिमेंट है मिल के एक से अधिक कंपाउंड बना रहा है, तो जो एलिमेंट होगा डिफरेंट मास वाला, उसका जो मास होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होगा इन देयर कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसको प्रॉपर्ली डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो लिख लो, फिर मैं एग्जांपल समझाता हूँ। तो लिखोगे आप इसको, इफ़ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, इफ़ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, then the different mass of one element, then the different mass of one element which combine with the fixed mass of other element, bear a simple whole number ratio to one another, bear a simple whole number ratio to one another। ठीक है, जैसे अब इसके एग्जांपल समझो। 2 एलिमेंट हैं, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, ये मिलके 2 कंपाउंड्स बनाएंगे। एक बनाता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो इसमें आप देखो इसने क्या बोला कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, दिस इज एलिमेंट नंबर 1, दिस इज एलिमेंट नंबर 2, मिल के वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये दो कंपाउंड्स बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड। तो कह रहा है इस लॉ में, क्या कह रहा है कि जो एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास, तो देखो यहाँ कार्बन यहाँ पे 12 ग्राम है, यहाँ पे 12 ग्राम है, तो इससे इसका मतलब नहीं है, मतलब कार्बन के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि जो एलिमेंट है डिफरेंट मास वाला, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, ये आपस में दोनों कंपाउंड में सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है, और सेकंड वाले कंपाउंड में ये 32 ग्राम है, तो आपस में ये 16:32 क्या हो गया, 1:2 का रेशियो है। दैट इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इट इज़ अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यही वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बात कर रहा है। मतलब अगर दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो एलिमेंट होगा डिफरेंट मास वाला, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होगा। इसका एक और एग्जांपल आप बात कर लो। मान लो दो एलिमेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये मिल के एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। यस, तो देखो ना इनके 5 ऑक्साइड्स बन रहे हैं। मैं पहला ऑक्साइड बोल रहा हूँ N2O, दूसरा N2O2, तीसरा N2O3, नेक्स्ट N2O4, नेक्स्ट N2O5, ठीक है। तो कितने कंपाउंड्स बने इसके, 5। तो इसमें अगर देखोगे तो नाइट्रोजन तो दो एटम्स है, यानी सब में नाइट्रोजन का मास 28 ही है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मेन है ऑक्सीजन। अब देखो इसमें ऑक्सीजन जो है वो है 16 ग्राम, इसमें जो है 32 ग्राम, इसमें जो है 48 ग्राम, इसमें जो है 64 ग्राम, इसमें जो है 80 ग्राम है। अगर आप देखोगे तो मास निकालो सभी का, तो यहाँ पे जो रेशियो है 16:32:48:64:80, अल्टीमेटली क्या है, ये रेशियो है सिंपलेस्ट 1:2:3:4:5। सो दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ दीज एलिमेंट्स। सो यही है अपने को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आपको जो एग्जाम्पल मैंने 2 एग्जाम्पल दे के आपको समझाया, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है लॉ नंबर 4, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ नंबर 4 है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको किसने दिया था, इसको दिया था रिचर ने। कब दिया था, 1794, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के पहले ही आ चुका था, ठीक है, 1808 में था ना। ओके, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, पहले आप डेफिनेशन सुनो। व्हेन डेफिनिट मास, यानी डेफिनिट मतलब फिक्स्ड, व्हेन डेफिनिट मास ऑफ एन एलिमेंट A combines with two other elements B and C to form compounds, ठीक है। मतलब कोई एलिमेंट A है, उसका फिक्स्ड मास दो अदर एलिमेंट के साथ में कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाता है, ठीक है। यानी A जो है वो B के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है, किसके साथ रिएक्ट करके, B के साथ में, और A जो है वही फिक्स्ड मास, मतलब A का फिक्स्ड मास लिया है हम लोगों ने, ये दूसरा कंपाउंड बना रहा है D, कब, जब वो रिएक्शन कर रहा है C के साथ में, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ, इससे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मैं C1 और C2 यहाँ पे कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, और B और C जो है दो अलग अलग एलिमेंट्स है जिनके साथ में फिक्स्ड मास ऑफ A जो है रिएक्ट कर रहा है। मैं वापस से बोलता हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना। फिक्स्ड मास मतलब A का जो है वो लेके चल रहे हैं फिक्स्ड मास, और B और C के साथ में वो रिएक्ट करेगा तो दो कंपाउंड बनाएगा C1 एंड C2, ठीक है। एंड इफ़ दिस कंपाउंड दीज एलिमेंट्स B एंड C आपस में अगर वो भी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो भी एक सेम रेशियो बनाएंगे। मैं समझा देता हूँ इसको एक बार ना, आप पहले डेफिनेशन लिख लो, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। लिखो, when definite mass of an element A combines with two other element B and C to form two compounds, ठीक है। and if B and C also combine to form a compound, then their combining masses
are in the same proportion, are in the same proportion, are in the same proportion, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई एलिमेंट है जिसका फिक्स मास हम ले रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बार रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ में, ठीक है, एक बार रिएक्ट करेगा वो ले लेते हैं क्लोरीन के साथ में। तो जब हाइड्रोजन ने सोडियम के साथ में रिएक्शन किया तो ये बना रहा है NaH, ठीक है, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन Cl के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो वो बना रहा है HCl, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो एक कंपाउंड है NaH और दूसरा है, तो यहाँ पे किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, 1:1, ठीक है, यहाँ पे भी जो रेशियो है 1:1 का ही है। तो जब आपस में Na और Cl भी जब रिएक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो जब Na और Cl जब रिएक्ट करेगा तो वो भी NaCl बनाएगा। तो यहाँ पे भी रेशियो क्या होगा उनका, 1:1 का ही होगा, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो। तो वापस से देखो क्या हुआ, इसमें बोला गया कि व्हेन डेफिनिट मास ऑफ एन एलिमेंट A, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन हमने माना हुआ है, कंबाइन करता है दो अदर एलिमेंट्स के साथ में, लाइक मैंने यहाँ पे माना हुआ है सोडियम एंड क्लोरीन, तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं, दो कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे NaH और HCl बन रहा है। एंड इफ B एंड C, ठीक है, B एंड C यानी यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन माना गया है, also combine to form a compound, then their combining masses are in the same proportion। जो प्रोपोर्शन में उन्होंने अलग अलग कंपाउंड बनाया था, यहाँ पे 1:1 के रेशियो में बना था, यहाँ पे 1:1 के रेशियो में बना था। तो यहाँ पे देखो सोडियम ने 1 रेशियो में कंबाइन किया था, क्लोरीन ने 1 रेशियो में कंबाइन किया था। तो जब ये Na और Cl आपस में कंबाइन करेंगे तो 1:1 के ही रेशियो में कंबाइन करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बाय रिचर, ठीक है। आई होप आपको ये जो है जो बात लिखा है मैंने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में आपको समझ में आएगा, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपने शायद डेफिनेशन लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेशन नहीं लिख पाए तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाओ, वापस से लिख लो, मतलब पॉज करके, ठीक है, ओके। अब आते हैं अपने लास्ट लॉ पे, दैट इज लॉ ऑफ या फिर लॉ नहीं कहते ना इसको, तो हम लोग गे-लुसाक्स लॉ कहते हैं। गे-लुसाक्स लॉ ऑब्वियस है, ये किसने दिया होगा, गे-लुसाक ने दिया हुआ है, ठीक है। तो गे-लुसाक का जो लॉ है बड़ा इजी है, और ये लॉ कब आया था, 1808 में आया था, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट गैस बनाती हैं, तो ये अपने सिंपल होल नंबर रेशियो के टर्म में रिएक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वापस से गे-लुसाक ने ये बोला कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, ठीक है, व्हेन गैसेस रिएक्ट एंड फॉर्म गैस एज अ प्रोडक्ट, देन दे डू सो इन द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। समझ में आया? मतलब जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक गैस है हाइड्रोजन, ये कंबाइन कर रहा है दूसरा गैस नाइट्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, और वो कंबाइन कर रहा है दूसरे गैस नाइट्रोजन के साथ में, और वो बनाता है एक तीसरा गैस, ठीक है। जरूरी नहीं कि गैस बनना ही चाहिए, मतलब मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सीधा बैठ जाता है एग्जांपल भी। तो आप अगर बोलोगे भी कि प्रोडक्ट भी गैस बनना चाहिए तो ऐसा कुछ गलत नहीं, प्रोडक्ट गैस बन भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आपस में जब गैसेस कंबाइन कर रही हैं तो उसके बारे में है। इसीलिए इसको कई बार ना गे-लुसाक लॉ को लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी कहा जाता है, ठीक है इसको, या फिर कई बार हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे H2 और N2 जब रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको पहले बैलेंस कर लो, कितना आगे लगेगा नंबर, यहाँ 3, ठीक है, और वहाँ पे अमोनिया के आगे कितना देंगे, हम देंगे 2। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो वॉल्यूम ऑफ H2 इज टू वॉल्यूम ऑफ N2 इज टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, वॉल्यूम ऑफ NH3 जो है वो क्या है, 2 इज टू, सॉरी आगे 3 लगाए ना, 3 इज टू 1 इज टू 2 है। बाकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही आपको देखना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म 2 लीटर ऑफ अमोनिया।
सो ये जो रेशियो है वॉल्यूम का वो क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है. सो दिस इज द Gay-Lussac लॉ और इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शन, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शन. तो Gay-Lussac लॉ क्या है, इसने बोला कि इफ़ टू गैसेज आर रिएक्ट and forms a gaseous product, then they react in their simpler whole number ratio to their volume and also with the gaseous product. मतलब हिंदी में जब दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं और गैसियस प्रोडक्ट ही बनाती हैं तो ये जो रिएक्शन करने का जो प्रक्रिया है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम. वो आपस में भी रिएक्टेंट अपना सिंपल होल नंबर रेशियो बनाती हैं और जो गैसियस प्रोडक्ट है उनका भी जो रेशियो होता है बाकी अदर गैसेस से वो भी सिंपलर होल नंबर रेशियो में होता है. सो क्लास आई होप आपको जो ये 5 लॉज है वो आपको समझ में आया होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जिनको हम कहते हैं. इसके आगे ना मैं आपको चाहता तो यहाँ पे मतलब पढ़ा सकता हूँ, एक और भी है दैट इज़ एवोगैड्रोस लॉ. तो ये आपको जैसे जहाँ पे नीड होगी ना मैं वहीं पे आपको बता दूंगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो. आपके जो NCERT से जो आपके लॉज हैं 5 वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है. इस पर अभी आप क्या करो, आपके पास में कोई पैकेज है, मॉड्यूल है नहीं तो आप हमारे सीधे ऐप पे जाओ, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर ओपन करो और टॉपिक वाइज आपको मिलेगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करके, वहाँ से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, वहाँ से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे. ठीक है क्लास, अगर आपको लगता है कोई भी अभी डाउट है, अगर आपको पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं. जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है दैट इज़ 8384017672. ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए. व्हाट्सएप कॉल नहीं कीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है, क्योंकि ऑफिस में रहता है स्टाफ, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी कॉल पिकअप कर सकते हैं. इसलिए आप व्हाट्सएप करोगे तो ये व्हाट्सएप बिजनेस से बहुत लोग, बहुत टीचर्स भी ये लॉगिन करके रखते हैं. ठीक है, तो आपको इस पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे. मैं तो आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले कॉमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि कॉमेंट सेक्शन में नोटिफिकेशन हमें तुरंत मिल जाता है और हम उस पर इमीडिएट रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो क्लास आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा. आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वापस से एक रिकैप देख लीजिए. हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक, जस्ट अ सेकेंड, हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो हमने बताया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है. ठीक है, उसके अंदर 5 लॉज मैंने लिखा था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिस्कस किया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डिस्कस किया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन डिस्कस किया एंड Gay-Lussac लॉ डिस्कस किया है. ठीक है, इसके लिए आप चाहो तो हमारे पूरे नोट्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाओगे. और जहाँ क्वेश्चंस की बात रही तो आपको हमारे ऐप पे भी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पे भी आप देख सकते हो. प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगा. अगर आपको चैनल नहीं मिलता है, नोट्स नहीं मिल रहा है, तो हमें व्हाट्सएप पे पिंग कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको वहाँ पे आपको नोट्स जो है वो अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे. सो गाइस, चलिए मिलते हैं कल वाले लेक्चर में रात 9 बजे. बाय बाय.